एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ डाउटनेट। तो यहाँ पे आपके बोर्ड एग्जाम्स अब फाइनली आ चुके हैं। आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं अब आप उसको पकड़ लीजिए और उसकी रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। 7 मई को आपका एग्ज़ाम है। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और काफ़ी चीज़ें आपने अच्छे से तैयार भी कर ली होगी और अब आप रिविज़न कर रहे हैं। तो रिविज़न में एक चीज़ ध्यान रखना, आपको जो थ्योरी पोर्शन है वो सारी चीज़ें आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत सारे अब आपको करना है। तो थ्योरी को स्ट्रांग कैसे कर सकते हैं? पूरे चैप्टर को एक ही बारी में रिवाइज करके हम थ्योरी को भी स्ट्रांग कर सकते हैं। तो आज की क्लास में मैं आपके लिए लेके आई हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वन शॉट रिविजन। आज हम कर रहे हैं रिविजन वन शॉट में। इसके बाद नेक्स्ट क्लासेस में आपको हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। टिल 7 में जब तक आपके एग्जाम्स नहीं हो जाते, हम बहुत सारे क्वेश्चंस को करने वाले हैं। बहुत सारे मैराथन्स आपके यहाँ पे लगेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वन शॉट रिविजन। थोड़ी सी वीडियो लंबी रहेगी, बट पेशेंस के साथ जब आप सुनोगे सारी चीज़ें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका 1.15 मतलब बेसिकली 1.25 घंटे से 1.5 घंटे के बीच में ये सारी चीज़ें आपकी कवर अप हो जाएगा और अच्छे से कवर अप होगा। एक एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। आज की क्लास में हमें कौन कौन सी चीज़ें करनी होती है? एक तो बेसिक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हम करने वाले हैं, साथ के साथ यहाँ पे वर्नर्स थ्योरी होती है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज की डेफिनेशंस हमें देखनी है, जैसे लिगेंड्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है, ठीक है, पॉलीहेड्रास क्या होते हैं। ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज है, इसके हमें डेफिनेशंस वगैरह देखनी है। आईयूपैक नॉमेनक्लेचर के कुछ रूल्स हैं, उसे हम पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे। आइसोमेरिज्म टॉपिक, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का टॉपिक, साथ के साथ वीबीटी और सीएफटी थ्योरी आपके सिलेबस में जिसे हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, सो वन शॉट रिविजन रहेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। अब आपको पता है हमने 10th तक या 11th तक जो ब्रॉडली हमने दो ही तरीके के बॉन्ड्स देखे थे। एक का नाम होता है आयनिक बॉन्ड और दूसरे का नाम होता है कोवलेंट बॉन्ड। हम जानते हैं ना, हमारे पास आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड विच वॉज फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो आयनिक बॉन्ड बनता है वो कैसे बनता है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है आयनिक बॉन्ड, है ना। और जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड वाज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? कोवलेंट बॉन्ड वाज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो यही दो तरीके के हमने क्या देखे थे? आपके बॉन्ड्स देखे थे। दो तरीके की क्या देखे थे? दो तरीके के बॉन्ड्स देखे थे। बट जो आज थर्ड कैटेगरी ऑफ बॉन्ड हम देखने वाले हैं, दैट इज कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, या इसे हम डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं, ये कैसे बनता है? तो यहाँ पे आपके पास एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन डेटिव बॉन्ड या फिर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, एक डोनर एटम होता है जिसके पास क्या होता है? एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एक एक्सेप्टर एटम होता है जिसके पास वेकेंट पी ऑर्बिटल्स होते हैं, या फिर इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स होंगे। तो ये डोनर एटम अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में डोनेट कर देता है, और यहाँ पे जो एक बॉन्ड होता है, इसके दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स एक एटम से आ रहे होते हैं और बाद में दोनों इक्वली शेयर कर रहे होते हैं। तो NH3 और BF3 में जो हमारे पास बॉन्ड बनता है, ये कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ना ही यहाँ पे शेयरिंग हो रही है, बस इस तरीके से एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोरॉन के पास भी जा रहा है। और ऐसे बॉन्ड को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोलते हैं। ऐसे बॉन्ड को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोलते हैं। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? एक डोनर एटम होना चाहिए। जैसे इस केस में नाइट्रोजन क्या है? एक डोनर एटम है, राइट। और एक एक्सेप्टर एटम होना चाहिए। एक एक्सेप्टर एटम जिसके पास वेकेंट पी ऑर्बिटल्स हो या फिर वेकेंट ऑर्बिटल्स हो, तो ये आपके पास एक एक्सेप्टर एटम होता है। ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करा जाता है और इस एरो रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेकर इसके पास गया है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। डोनर एटम क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं उनको हम लोवेस्ट बेस भी बोलते हैं। तो लोवेस्ट बेस आप बोल सकते हो, जो डोनर एटम है दैट एक्ट्स एज अ लोवेस्ट बेस। और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, जो एक्सेप्टर एटम होता है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज जो हैं वो किसकी तरह काम करते हैं? लुईस एसिड की तरह काम करते हैं। तो एक तरीके से आप ये भी बोल सकते हो
कि आपका जहाँ पे डोनर एटम इलेक्ट्रॉन रिच है, लुईस बेस और लुईस एसिड के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है वो एक तरीके से आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बोल सकते हो। आई होप इट्स वेरी क्लियर। तो जनरली जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाते हैं और जो मेटल्स हमारे पास यूज होते हैं, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिनके साथ आप बना सकते हो वो डी ब्लॉक मेटल्स होते हैं। क्योंकि डी ब्लॉक मेटल्स के पास बहुत सारे वेकेंट पी ऑर्बिटल्स होते हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स वाले डी ब्लॉक एलिमेंट या मेटल्स जो होते हैं उनके अंदर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स दिखते हैं, और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स जिन भी कंपाउंड्स के अंदर बनते हैं उन्हें हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोल देते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखो, ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म्स अ लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, in which metal atoms are bound to a number of anions or neutral molecules by sharing of electron। जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज ही दे रहा है। ठीक है, इन मॉडर्न टर्मिनोलॉजी सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है या लुईस एसिड्स जो है वो हमारे क्या होंगे, आपके मेटल्स होंगे, और मेटल्स में भी डी ब्लॉक मेटल्स बहुत फ्रिक्वेंटली आपके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। तो डी ब्लॉक मेटल्स जो हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, मतलब लुईस बेस है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है अपना उन्हें क्या बोलते हैं, लिगेंड्स बोलते हैं। अब ये जो लिगेंड्स होते हैं, ये लिगेंड्स क्या हो सकते हैं, ये न्यूट्रल फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसे वाटर। तो वाटर क्या है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है बट इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो अपना ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे सकता है। वो हो सकता है कि वो नेगेटिवली चार्ज भी हो, तो नेगेटिवली चार्ज आयंस भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं, जैसे CN माइनस, साइनाइड माइनस। तो यहाँ पे कार्बन डोनेट कर सकते हैं या नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है। तो जो देने वाला है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, वो न्यूट्रल भी हो सकता है, वो चार्ज भी हो सकता है, और जो एक्सेप्ट करने वाला होता है वो जनरली डी ब्लॉक मेटल्स होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं। ठीक है, आपके बहुत सारे नेचर में जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस ही होते हैं। आपको उनके अंदर याद रखने कौन कौन से मेटल्स हैं, ये सारा एनसीईआरटी में आपका लिखा हुआ है। तो अगर हम बात करें आपके खुद के अंदर जो खून है उसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, लंग से ब्लड में ऑक्सीजन को जो ट्रांसपोर्ट करता है दैट इज थ्रू हीमोग्लोबिन। ऐसे ही जो क्लोरोफिल है जो आपके ग्रीन लीव्स में प्रेजेंट होता है, विटामिन B12 जो होता है, ये सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। आपको याद रखना है इनमें मेटल्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम आपका मेटल होता है, Mg मेटल होता है। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है और विटामिन B12 में कोबाल्ट मेटल होता है। क्लियर हो गया। वैरायटी ऑफ मेटलर्जिकल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट एंड एनालिटिकल रिएजेंट्स, इसमें भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का यूज होता है। साथ के साथ जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है बहुत सारी एप्लीकेशंस इनकी देखी जाती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, टेक्सटाइल डाइंग में, मेडिसिनल केमिस्ट्री में, तो ये एप्लीकेशन पार्ट हो जाता है। अभी हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को किस तरीके से एक जनरली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपका एक मेटल एटम होता है या आयन होता है, इसके ऊपर चार्ज भी हो सकता है और ये न्यूट्रल भी हो सकता है। इसके साथ लिगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकते हैं। लिगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक पर्टिकुलर शेप में डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल इसके पास अगर N पॉजिटिव का चार्ज होगा तो इसको बैलेंस करने के लिए NX माइनस आयंस होंगे। तो अगर इस लिगेंड को हमें रिप्रेजेंट करना है या फिर आप जनरलाइज करके इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। Mn कितने 6, आपके लिगेंड्स कितने 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, तो Ml 6 हो जाएगा और बाहर जो काउंटर आयन होगा वो X है, इन टोटल N है। ठीक है, इस तरीके से आप जनरल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। तो पहले सेंट्रल मेटल लिखा जाता है, उसके बाद लिगेंड लिखा जाता है, उसके बाद कितने लिगेंड्स लगे हुए हैं इस तरीके से आप स्मॉल x या z से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, इसके ऊपर कोई चार्ज है, सपोज करो N पॉजिटिव चार्ज है, तो उसको बैलेंस करने के लिए कितने x माइनस लगेंगे, वो काउंटर आयन आपका होता है। तो Mn आप ऐसे बोल सकते हो कि ओवरऑल अगर हम बात करें चार्ज ऑन x इज y एंड चार्ज ऑन x जो काउंटर आयन है उसको हम n चार्ज बोल देते हैं। तो ये आपकी जनरल रिप्रेजेंटेशन हो जाती है। यहाँ पे M क्या है, आपका सेंट्रल मेटल एटम या आयन, सेंट्रल मेटल एटम बोल लीजिए इसको या फिर आयन बोल लीजिए इसे। ठीक है, इसके बाद L क्या है, ये आपके लिगेंड्स हैं
जो इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होते हैं। Z क्या है? Z आपका टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स है, इसे कोई भी कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं बोलेगा, ये टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने लगे हुए हैं मेटल के साथ वो है, ठीक है। इसके बाद X क्या है? आपका काउंटर आयन है। X क्या है? काउंटर आयन। ये जो स्मॉल n है दैट इज चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स, चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन एंटाइटी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें Y की, तो Y क्या है? Y आपका चार्ज ऑन X या काउंटर आयन, चार्ज ऑन काउंटर आयन। इस तरीके से आप सारी चीजें बता सकते हैं। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो ये आपकी जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है। और जो लिगेंड्स होते हैं वो मेटल को एक पर्टिकुलर शेप में सराउंड करते हैं, एक पर्टिकुलर पोजिशंस में लगे होते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं? जो शेप आपके लिगेंड्स और मेटल्स के बीच में बन रही है, वो जो शेप आपकी बनती है उसे हम बोलते हैं पॉलीहेड्रास। तो पॉलीहेड्रास बहुत तरीके के हो सकते हैं, ऑक्टाहेड्रल शेप में भी आ सकते हैं, स्क्वायर प्लेनर शेप में भी आपके लिगेंड्स मेटल के अराउंड अरेंज हो सकते हैं, टेट्राहेड्रल शेप में भी आपके लिगेंड्स मेटल के अराउंड अरेंज हो सकते हैं। तो ये कुछ कॉमन पॉलीहेड्रास होते हैं जो हमें पढ़ने होते हैं, ठीक है। सो वर्नर एक थ्योरी थी, वर्नर थ्योरी की हम बात कर लेते हैं। जो सबसे पहले थ्योरी आई थी दैट वाज वर्नर थ्योरी। हमें कैसे पता लगा कि एक नया तरीके का बॉन्ड, जब तक तो हम ज़्यादा अवेयर भी नहीं थे, हम जानते थे कि एक आयनिक बॉन्ड होता है जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, और एक कौन सा होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो ये नया तरीके का जो बॉन्ड है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ये किस तरीके से डिस्कवर हुआ? तो सबसे पहले वर्नर ने ही बात यहाँ पे करी थी, ठीक है। तो वर्नर थ्योरी हम पढ़ते हैं यहाँ पे। वर्नर proposed the concept of primary valency and secondary valency for a metal ion. The binary compounds. वर्नर थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगी, बट वर्नर ने पहली बार बात करी थी कि सिर्फ वर्नर ने बात करी थी जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, जो आपके कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, यहाँ पे दो तरीके की वैलेंसीज एग्जिस्ट करती है। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर आपके पास दो तरीके की वैलेंसीज एग्जिस्ट करती है। नंबर वन इज प्राइमरी वैलेंसी। मैं आपको यहीं पे सारा रिवाइज करवा देती हूँ। वर्नर के अकॉर्डिंग प्राइमरी वैलेंसी क्या थी? जो भी आपका मेटल होता है, जो भी आपका मेटल होता है, उस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? उस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? वो उसकी क्या हो जाएगी? प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है। मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? वो उसकी प्राइमरी वैलेंसी हो जाएगी। अच्छा, सेकेंडरी वैलेंसी होती है आपके कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो जाएगी? सेकेंडरी वैलेंसी हो जाएगी कि भाई जो मेटल आपका है वो कितने लिगेंड्स है, या फिर आप बोल सकते हो कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल जो है वो कितना है, वो उसकी क्या हो जाएगी? सेकेंडरी वैलेंसी हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम नॉर्मल आयनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं, जैसे COCl3। तो यहाँ पे जब इसको आयनाइज करोगे तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलेगी? X मान लीजिए 3 और इसके पास -1 इक्वल्स टू 0, तो X की वैल्यू कितनी आएगी? +3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इज +3, ऑक्सीडेशन ऑफ कोबाल्ट इज +3। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? उसकी प्राइमरी वैलेंसी। तो CrCl3 या COCl3 में ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ रही है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? प्राइमरी वैलेंसी 3। COCl2 में प्राइमरी वैलेंसी 2, पैलेडियम क्लोराइड में प्राइमरी वैलेंसी 2 हो जाएगी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इसके बाद इन अ सीरीज ऑफ कंपाउंड कोबाल्ट 3 क्लोराइड विद अमोनिया। अच्छा, इसके बाद कुछ कंपाउंड्स बनाए थे जैसे कोबाल्ट Cl3 6 अमोनिया। अब यहाँ पे ये इस फॉर्मूले से यूज करके 4 डिफरेंट कलर के कॉम्प्लेक्सेस आपको मिल रहे थे। सेम फॉर्मूला ही है, सेम आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही है, बट 4 डिफरेंट कलर के कॉम्प्लेक्सेस बन रहे थे। एक येलो कलर का कॉम्प्लेक्स, एक पर्पल, एक ग्रीन और एक वॉयलेट। और अच्छी बात ये थी कि जब आप इसमें सिल्वर नाइट्रेट डाल रहे थे तो वो डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ सिल्वर क्लोराइड दे रहा था। अब इसके अंदर Cl है, तो AgNO3 डालोगे तो आपको पता है यहाँ पे AgCl प्रेसिपिटेट आउट होके निकल जाएगा। अब दिखने को आपको यहाँ पे 3 Cl है, तो यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ AgCl निकलने चाहिए थे, बट ऐसा नहीं हो रहा था। जो डिफरेंट कलर के कॉम्प्लेक्सेस हैं वो डिफरेंट क्वांटिटीज में AgCl को प्रेसिपिटेट आउट कर रहे थे। तो दिस वाज द कंफ्यूजन जिसको वर्नर ने फिर क्लियर करा कि ऐसा क्यों हो रहा है।
उन्होंने बताया कि सेकेंडरी वैलेंसी आयनाइजेबल नहीं है, तो सेकेंडरी वैलेंसी नहीं निकल सकती, इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आप ध्यान से देख सकते हो ये भी COCl3 6 अमोनिया है, ये COCl3 5 अमोनिया, ठीक है, इसके साथ एक और अमोनिया अंदर आता है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे इसको डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान से देखिए किस तरीके से करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर हम बात करें, ध्यान से देखना, अगर हम बात करते हैं फर्स्ट कॉम्प्लेक्स की, जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है COCl3 और कितने अमोनिया से, 6 अमोनिया से, तो CO अमोनिया 6 आप ले सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, और बाहर क्या लगा सकते हैं, Cl3 लगा सकते हैं। क्लियर है? जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है इसके बाहर वाली चीज जो है वो आयनाइज करते हैं, तो इसके जब आप आयनाइजेशन करोगे, मतलब इसको पानी में डालोगे, तो कोबाल्ट अमोनिया 6 एज इट इज रहेगा, और आपके ऊपर यहाँ पे +3 चार्ज आएगा, +3 Cl- निकल जाएगा। अब जब आप इसमें AgNO3 डालोगे तो ऑब्वियसली ये जो 3 Cl- है ये फ्री है, तो 3 मोल्स ऑफ AgNO3 के साथ रिएक्ट करके 3 मोल्स ऑफ AgCl वो प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। अच्छा, सेकेंड कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, विच इज कोबाल्ट अमोनिया कितने 5 और Cl कितने 3। याद रखना कोऑर्डिनेशन जो अंदर होगा वो 6 लिगेंड्स होने चाहिए, तो कोबाल्ट के साथ अमोनिया कितने हैं 5 हैं, एक Cl को अंदर भेजना पड़ेगा और 2 Cl बाहर रह जाएंगे। जब आप इसको ब्रेक करोगे तो जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर है वो तो ब्रेक नहीं होता, तो ये क्या होगा, यहाँ पे कोबाल्ट अमोनिया 5 Cl तो एज इट इज रहेगा, ऊपर चार्ज +2 Cl-। अब 2 Cl- को 2 मोल्स ऑफ AgNO3 चाहिए, तो आपको यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ AgCl रिलीज हो जाएंगे इस तरीके से। आ रही है बात समझ में? ऐसे ही देखो थर्ड वाली बात, यहाँ पे COCl3 4 अमोनिया है, तो वी हैव CO अमोनिया कितने हैं 4, और फिर 2 Cl देने पड़ेंगे क्योंकि इन टोटल 6 रखने हैं अंदर, और एक Cl बाहर रह जाएगा। तो जब आप इसको आयनाइज करोगे तो कैसे टूटेगा, कोबाल्ट अमोनिया 4 Cl2 पॉजिटिव प्लस Cl-, जब इसमें आप 1 मोल ऑफ AgNO3 डालोगे तो क्या मिलेगा, 1 मोल ऑफ AgCl यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपको जो क्वांटिटी मिलती है 3 मोल्स मिलेगी, 2 मोल्स मिलेगी, 1 मोल मिलेगी, तो ध्यान देख पा रहे हो, ये इस तरीके से मिलते हैं। अब लास्ट में अगर आप देखते हो कोबाल्ट Cl3 4 अमोनिया, तो ये जो कॉम्प्लेक्स होगा वो किस तरीके से दिखेगा, कोबाल्ट अमोनिया कितने 4 अंदर ही होंगे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के, और Cl के 2 मोल्स भी अंदर ही होंगे। अमोनिया कितने 4, हाँ, तो अमोनिया कितने 4, बिल्कुल सही है, और Cl के 2 मोल्स अंदर होंगे और 1 मोल बाहर होगा, तो ये भी बाहर 1 है, तो 1 ही मोल ऑफ AgCl देगा। तो ध्यान से देख पा रहे हो ये ऐसा क्या हो रहा है, ये डिफरेंट इनके स्ट्रक्चर्स अलग हैं, इसलिए डिफरेंट कलर्स के हैं, ठीक है। साथ के साथ ये डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स दे रहे हैं। अब आप पूछ सकते हो इन दोनों में तो बिल्कुल सेम ही है, बट फिर भी इनके कलर्स अलग है। द रीजन बिहाइंड दैट इज, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर सिस फॉर्म में है और दूसरा स्ट्रक्चर ट्रांस फॉर्म में है, तो एक सिस फॉर्म में है और एक ट्रांस फॉर्म में है, तो स्ट्रक्चर अगर डिफर कर जाए, पोजिशन ऑफ लिगेंड्स डिफर कर जाए, तो उसकी प्रॉपर्टीज भी डिफर कर जाती है। तो ये वर्नर थ्योरी ने आपको बताया था कि इस तरीके से हमारे आयनाइजेशन होती है और इस तरीके से हमारे इतने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl निकलते, AgCl निकलते हैं जब आप AgNO3 डालते हैं, ठीक है। चलिए, तो मेन पॉस्टुलेट्स ऑफ वर्नर थ्योरी क्या है एक बार पढ़ लेते हैं। तो वो बोल रहा है एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर 2 तरीके की जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब प्राइमरी वैलेंसी एग्जिस्ट करती है, बट जब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 2 तरीके की वैलेंसीज होते हैं, एक प्राइमरी वैलेंसी होती है और दूसरी सेकेंडरी वैलेंसी होती है। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है दैट इज नॉर्मली आयनाइजेबल एंड आर सेटिस्फाइड बाय द नेगेटिव आयंस, मतलब आपकी जो प्राइमरी वैलेंसी होती है एक तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है आपके मेटल की, ठीक है, और जो प्राइमरी वैलेंसी होती है मेटल के ऊपर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए नेगेटिव आयंस आपको चाहिए, और ये आयंस फिर पानी में जाने के बाद आयनाइजेबल भी होते हैं, पानी में जाने के बाद आयनाइजेबल भी होते हैं, ठीक है। जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो आयनाइज नहीं करते हैं, एंड दीज आर सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और नेगेटिव आयंस, एंड सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल्स टू द कोऑर्डिनेशन नंबर। अपने को एक चीज़ याद करनी है कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है दैट इज द सेकेंडरी वैलेंसी, और जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल है दैट इज द प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है।
तो मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा देती हूँ। जैसे कि हमने जो पहला कॉम्प्लेक्स करा था, कोबाल्ट अमोनिया कितने थे, 6 थे, ठीक है, और बाहर क्या था, Cl3 था। अब आप यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो किस तरीके से निकालते हैं, कोबाल्ट को X मान लीजिए, 6, अमोनिया के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है तो 0। अब यहाँ पे जब इसको आयनाइज करोगे तो कैसे आयनाइज करते हैं, ध्यान से देखो, इसको अगर हम कंपाउंड A मान ले पूरा, ACl3 को आयनाइज करोगे तो कैसे करोगे, A+3+3Cl-, और ये जो पूरा A था ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ही तो था। सो वी हैव कोबाल्ट अमोनिया 6, इसके ऊपर +3 चार्ज +3Cl-, ठीक है। अब आप देखो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे, कोबाल्ट को X मान लो, 6 अमोनिया इसके ऊपर 0 चार्ज, ओवरऑल +3, तो X के ऊपर क्या आया, +3 चार्ज। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द कोबाल्ट मेटल कितना है, +3। अब ऑक्सीडेशन स्टेट इतना है तो आप ये बोल सकते हो दैट इज ड्यू टू 3Cl-, मतलब नेगेटिव आयंस। तो ये इसको बैलेंस करने के लिए आपके पास 3Cl- आयंस है, और ये आयनाइजेबल भी है क्योंकि आपने आयनाइज कर दिया, ठीक है। और यही कि उसकी क्या है, प्राइमरी वैलेंसी, यही ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी क्या है, प्राइमरी वैलेंसी। अब अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हो तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6, और जो 6 आया है कोऑर्डिनेशन नंबर, ये उसकी सेकेंडरी वैलेंसी है, और ये किसकी वजह से आया, अमोनिया की वजह से आया है ना, अमोनिया की वजह से आया। अमोनिया क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, और क्या इसको पानी में डालने के बाद ये आयनाइज करा, बिल्कुल नहीं, ये तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर ही रहा। तो ये जो सेकेंडरी वैलेंसी है ये क्या है, नॉन आयनाइजेबल, ठीक है। तो बस इतना ही याद रखना, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाएगा, जो प्राइमरी वैलेंसी होती है अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी, प्राइमरी वैलेंसी इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल, ठीक है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है दैट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल। जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो क्या होती है, उस मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ठीक है। सो ये चीज आपको याद रखनी है। चलें आगे, सो ये हो गया होगा आपको याद। इसके बाद ध्यान से देखो, द आयंस आर ग्रुप्स आर बाउंड टू सेकेंडरी लिंकेजेस, द मेटल्स हैव कैरेक्टरिस्टिक स्पेशल अरेंजमेंट। जो लिगेंड्स होते हैं वो मेटल को एक स्पेशल अरेंजमेंट में बाइंड करते हैं, जिसे हम पॉलीहेड्रा भी बोलते हैं, ठीक है। तो बस वही वाली चीज यहाँ पे लिखिए, इसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीहेड्रा, क्लियर है। द स्पीसीज विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन एंटाइटी या फिर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, और जो बाहर लिखे होते हैं उसे क्या बोलते हैं, काउंटर आयन बोलते हैं। तो इफ आई हैव मेटल लिगेंड X टाइम्स, बाहर X है तो बाहर जो लिखा हुआ है ये आपका काउंटर आयन बोला जाएगा, और जो अंदर लिखा हुआ है ये आपका कोऑर्डिनेशन एंटाइटी बोला जाएगा। ये क्या बोला जाएगा, दिस इज योर कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, ठीक है, क्लियर हो गया। चले आगे, तो यहाँ पे फर्दर यही लिखा हुआ है, जो जिस तरीके से अरेंजमेंट होती है, या तो वो ऑक्टाहेड्रली लिगेंड्स अरेंज करते हैं, या फिर टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होते हैं, या फिर स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट कॉमनली देखी जाती है, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल कैसे होगी, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कोबाल्ट अमोनिया 6 3 पॉजिटिव, तो अमोनिया 6 है और इस तरीके से ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट वो शो करेंगे। सो दिस इज योर ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट ऑफ अमोनिया। ओवरऑल चार्ज क्या रहता है, ओवरऑल चार्ज 3 पॉजिटिव का रहता है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इस तरीके से, तो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी, ठीक है। अगर हम बात करें टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की, तो निकल CO4 का एग्जांपल ले सकते हो, तो 4 CO अपने आप को टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट के फॉर्म में दिखाएंगे। सो दिस इज योर टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, ऐसे ही होता है ना टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, तो ऐसे भी अरेंज हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें निकल साइनाइड 4, तो साइनाइड जो है 4 लिगेंड्स इस तरीके से स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट भी दिखा सकते हैं, इस तरीके से ये स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट है। ओवरऑल चार्ज कितना होगा, 2-, ठीक है। ये स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट भी हो सकती है, ठीक है। कब कोई कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट दिखाएगा, कब कोई कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट दिखाएगा, या फिर आपके पास टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, यानी कि उसके लिए हमारे पास VBT थ्योरी और CFT थ्योरी होती है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज की।
तो जैसे कोऑर्डिनेशन एंटाइटी की बात करते हैं, तो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी क्या होती है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीज़ें लिखी हैं वो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी का पार्ट होती है। तो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी कॉन्स्टिट्यूट्स द सेंट्रल मेटल एटम बॉन्डेड टू अ फिक्स्ड नंबर ऑफ लिगेंड्स, यहाँ पे होते हैं आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स जैसे बोलते हो। तो इस केस में ये पूरा क्या है, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है, ठीक है। इस केस में ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, ये कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है। जो इसके बाहर होता है वो काउंटर आयन होता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी में एक सेंट्रल एटम होता है और बाहर लिगेंड्स होते हैं जो चार्ज भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं, बट एक वो प्रॉपर तरीके से वो बाउंडेड होते हैं, एक प्रॉपर शेप में होते हैं। लिगेंड्स क्या होते हैं, लिगेंड्स आपके आयंस भी हो सकते हैं या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल जैसे वाटर हो गया, अमोनिया हो गया। ये सेंट्रल मेटल से बाइंडेड होते हैं और एक प्रॉपर फिक्स स्ट्रक्चर में बाइंडेड होते हैं, ठीक है, और उसे हम लिगेंड्स बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं। अब लिगेंड्स बहुत तरीके के हो सकते हैं, मोनोडेंटेट लिगेंड्स, यूनिडेंटेट लिगेंड्स जिसे हम बोलते हैं, डाइडेंटेट लिगेंड, ट्राइडेंटेट लिगेंड, हेक्साडेंटेट लिगेंड्स भी आपके होते हैं। ये छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। यहाँ पे आपको बस इतना देखना है कि जो लिगेंड है उसके अंदर कितने डोनर एटम्स प्रेजेंट है, उसके अंदर कितने डोनर एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है। अगर वन डोनर एटम है, अगर एक ही डोनर एटम है तो उसे बोलते हैं यूनिडेंटेट लिगेंड। उसे क्या बोलेंगे, यूनिडेंटेट लिगेंड बोलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास Cl- हो गया, अमोनिया हो गया, यहाँ पे नाइट्रोजन ही डोनेट करता है, ठीक है। ऐसे ही साइनाइड माइनस, ऑल्दो यहाँ पे कार्बन भी डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, बट एट अ टाइम ओनली वन एटम डोनेट्स। तो वो यूनिडेंटेट की कैटेगरी में जाएगा। अच्छा, यहाँ पे कार्बन भी डोनेट कर सकते हैं और नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकते हैं। ऐसे लिगेंड्स को हम क्या बोलते हैं, एम्बिडेंटेट लिगेंड्स। एक बात याद रखना, जो एम्बिडेंटेट लिगेंड्स होते हैं यहाँ पे एट अ टाइम वो यूनिडेंटेट लिगेंड होना चाहिए, एट अ टाइम वो यूनिडेंटेट लिगेंड होना चाहिए, समझ आ रही है बात। और साथ के साथ इन दैट पर्टिकुलर लिगेंड डिफरेंट डोनर एटम्स होने चाहिए। जैसे यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन है ना, तो डिफरेंट डोनर एटम्स होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। जो दोनों डोनर एटम्स हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, तो वो यूनिडेंटेट बोला जाएगा। आपके पास दो डोनर एटम्स भी हो सकते हैं तो वो बाइडेंटेट की कैटेगरी में जाएगा। तो ये यूनिडेंटेट मैंने समझाई थी आपको। डाइडेंटेट की कैटेगरी में आप क्या लिख सकते हो, आप क्या लिख सकते हो, ऑक्सलेट लिख सकते हो। तो C2O4 2-, यहाँ पे आपके पास ये दोनों ऑक्सीजन मेटल के साथ एट अ टाइम डोनेशन कर सकते हैं और 5 मेंबर्ड की रिंग बन रही है, तो ये एक बाइडेंटेट लिगेंड है या डाइडेंटेट लिगेंड है, ठीक है। इथिलीन डायमीन भी आपका क्या है, आपका एक बाइडेंटेट लिगेंड है। यहाँ पे नाइट्रोजन डोनेट कर सकता है, ये वाला भी डोनेशन कर सकता है, तो ये भी क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड है, ठीक है। तो आ रही है बात समझ में। इस तरीके से आपको देखना है कि कौन कहाँ कैसे डोनेट कर सकते हैं। ऐसे दिखा दो, ठीक है। तो ये भी एक बाइडेंटेट लिगेंड है। इसके बाद देन वी हैव एक एग्जांपल जो हेक्साडेंटेट लिगेंड की कैटेगरी में जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत फ्रिक्वेंटली भी यूज होता है। इसका नाम होता है EDTA और ऊपर 4- चार्ज होता है। EDTA इज इथिलीन डायमीन, देखो स्ट्रक्चर कैसे बनाना है देख लेना। इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट बोल सकते हो, ठीक है। दिस इज इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट। आप यहाँ पे देख सकते हो दिस इज इथिलीन, ये डायमीन है, NH2NH2 होता तो इथिलीन डायमीन होता, लेकिन दो हाइड्रोजन से हटा के CH2CO-, दिस इज 1 एसीटेट ग्रुप, दिस इज 2nd एसीटेट ग्रुप, दिस इज 3rd एसीटेट ग्रुप एंड दिस इज 4th एसीटेट ग्रुप। यहाँ पे जो डोनर एटम्स होते हैं वो कौन कौन से होंगे,
आपके नाइट्रोजन एक डोनर एटम है, ये वाला नाइट्रोजन दूसरा डोनर एटम, ये थर्ड डोनर एटम, फोर्थ डोनर एटम, फिफ्थ और ये सिक्स्थ डोनर एटम है। तो इसके अंदर 6 डोनर एटम्स है। तो ये किस कैटेगरी में जाता है? हेक्साडेंटेट लिगेंड वाली कैटेगरी में जाता है। आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पे इनके स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं। सो यहाँ पे एक मेटल एटम होता है बीच में, ठीक है, इस तरीके से देखो, और एक ही लिगेंड है और एट अ टाइम वो 6 डोनेशन करेगा और एक ऑक्टाहेड्रल तरीके से जनरेशन होगा। यहाँ पे ध्यान से देखना, एक तो डोनर एटम हमारा कौन सा था? नाइट्रोजन, तो इधर नाइट्रोजन लगा दो और दूसरा यहाँ पे नाइट्रोजन लगा दो, ठीक है। ये दोनों किससे बाइंडेड थे? दे वर बाइंडेड विद CH2CH2, तो एक ही साइड पे CH2CH2 इस तरीके से आप दिखा सकते हो। अब आपके पास क्या है? अब आपके पास CH2CO- वाले 4 ग्रुप्स है, तो उन सब में ऑक्सीजन ही डोनेशन कर रहे हैं, तो सारे ऑक्सीजन यहाँ पे लगा दो। एक नाइट्रोजन से निकलने वाले 2 CH2CO- ग्रुप है, तो एक CO- CH2 CO- और ये CH2 ग्रुप इस तरीके से दिखा दीजिए, और दूसरा CH2CO- ग्रुप यहाँ से दिखा दो इस तरीके से, ठीक है। थर्ड जो CH2CO- ग्रुप है इस तरीके से दिखा दीजिए, और एक और भी तो है, तो इस तरीके से दिखा दो। तो इस तरीके से ये पूरा इथिलीन डायमीन है, अपने आप को ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट में इस तरीके से आपका अरेंज होता है, ठीक है। इस तरीके से आपका ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट देखने को मिलता है। तो एक लिगेंड के पास कितने डोनर एटम्स हैं? एक लिगेंड के पास 6 डोनर एटम्स हैं, ठीक है। एट अ टाइम वो 6 डोनर एटम से डोनेट कर सकता है। सच लिगेंड्स आर कॉल्ड हेक्साडेंटेट लिगेंड्स। सच लिगेंड्स आर कॉल्ड हेक्साडेंटेट लिगेंड्स। क्लियर हो गया? चले आगे, चले, ठीक है, चलिए। ओके, सो यहाँ पे बस एक चीज और देख लीजिए, कीलेट कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं। देखो, जब भी डोनेशन करते वक्त रिंग फॉर्मेशन होता है, तो रिंग फॉर्मेशन की वजह से, जब भी मेटल्स और लिगेंड के बीच में रिंग फॉर्मेशन होता है, तो रिंग फॉर्मेशन की वजह से स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स इंक्रीज कर जाती है। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इंक्रीज कर जाती है। तो जहाँ पे भी रिंग फॉर्मेशन हो रहा है वहाँ पे स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है, और जहाँ पे रिंग फॉर्मेशन हो रहा है ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को बोलते हैं कीलेट कंपाउंड। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को क्या बोलेंगे? कीलेट कंपाउंड्स बोलेंगे। और जो प्रोसेस होगा उसको क्या बोलेंगे? कीलेशन प्रोसेस बोलेंगे। और कीलेशन जो है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स को इंक्रीज करता है, कीलेशन बोलते हैं, ठीक है। देखो, अगर मैं बोल रही हूँ बाइडेंटेट लिगेंड है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल MSCN है, तो ये तो मोनोडेंटेट लिगेंड हो गया, ठीक है, क्लियर है। अगर दो MSCN से अगर आप डोनेशन बनाते हैं, 2, मतलब इस तरीके से SCN लगा देते हैं, एक तो ये है, और दूसरा क्या है? मेटल ऑक्सलेट के साथ कॉम्प्लेक्सेस बना रहा है इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है? रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जहाँ पे रिंग का फॉर्मेशन होता है वो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, और यही इसी को बोलता है कीलेशन कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। एम्बिडेंटेट लिगेंड के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एम्बिडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं? मोनोडेंटेट लिगेंड्स, मोनोडेंटेट होंगे, एक टाइम पे एक ही डोनेशन होगा, और डोनेशन जो है मोर दैन 2 डिफरेंट डोनर एटम्स वहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए। मस्ट बी प्रेजेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेटल के साथ SCN का बाइंडिंग, फॉर एग्जाम्पल मेटल के साथ NCS का बाइंडिंग। अब एक टाइम पे ये भी SCN है और ये भी एक तरीके से आप बोल सकते हो भाई यहाँ पे सल्फर बाइंड कर रहा है और यहाँ पे नाइट्रोजन की बाइंडिंग है, तो ये एम्बिडेंटेट लिगेंड है। ऐसे ही मेटल कार्बन के साथ भी बाइंड कर सकता है, मेटल नाइट्रोजन के साथ भी बाइंड कर सकता है, तो कार्बन और नाइट्रोजन की बाइंडिंग ये भी एम्बिडेंटेट लिगेंड है। ऐसे ही अगर आप बात करो, मेटल NO2 के साथ भी बाइंड कर सकता है, नाइट्रोजन के साथ भी बाइंड कर सकता है,
और मेटल ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड कर सकता है। एक ही टाइम पे एक ही बाइंडिंग है, बट यहाँ पे इस तरीके से बाइंडिंग हो रही है। तो ये क्या है, आपके एम्बिडेंटेड लिगेंड्स की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो ये आप दिखा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका नाम हो जाएगा थायोसाइनाइटो। जब आप एस से बाइंडिंग दिखा रहे हैं तो थायोसाइनाइटो एस बोलेंगे, नाइट्रोजन से बाइंडिंग दिखाते हैं तो थायोसाइनाइटो एन की कैटेगरी में ये जाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है कि मेटल्स जो है लिगेंड्स के साथ इन टोटल कितने बॉन्ड्स बना रहे हैं, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जितने लिगेंड्स हैं उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर है। नहीं, इन टोटल मेटल्स और लिगेंड्स के बीच में कितने बॉन्ड्स हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्लैटिनम Cl6 है, तो प्लैटिनम 6Cl के साथ इस तरीके से जुड़े हुए हैं। बाय चांस यहाँ पे 6 लिगेंड्स है और 6 ही मेटल और लिगेंड के पास इन टोटल बॉन्ड्स हैं, 2, 3, 4, 5 और 6। तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आने वाला है, 6 आने वाला है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कोबाल्ट इथिलीन डायमीन, इन मतलब इथिलीन डायमीन, सो वी हैव NH2 CH2, ये CH2 1, ये CH2 2 हो गया NH2। तो एक तो ये बन जाएगा, 3 लगे हुए हैं ना NH2 इथिलीन डायमीन का, ये दूसरा ग्रुप बन जाएगा और एक ये वाला ग्रुप बन जाएगा। तो दिखने में तो 3 लिगेंड है, एक लिगेंड ये वाला, दूसरा लिगेंड ये वाला और तीसरा लिगेंड ये वाला, लेकिन इन टोटल 6 बॉन्ड्स ही तो बना रहा है। मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स में इन टोटल 6 बॉन्ड्स ही तो बन रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 6 क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा, 6 हो जाएगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, ओके। इसके बाद देखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो ये जो अंदर लिखा हुआ है उसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलता है, बाहर काउंटर आयन होता है। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा मतलब जो पर्टिकुलर शेप आपके कॉम्प्लेक्सेस लिखते हैं वो पॉलीहेड्रा हो गया, जैसे मैंने डिस्कस करा, जैसे ऑक्टाहेड्रल शेप हो गया, टेट्राहेड्रल शेप हो गया, स्क्वायर प्लेनर शेप हो गया, ट्रायगनल पिरामिडल शेप, बाइपिरामिडल शेप, या स्क्वायर पिरामिडल शेप्स भी आपके अवेलेबल रहते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर किस तरीके से निकालते हैं ये आप जानते ही हो। पहले आयनाइजेशन करो, जैसे इसकी आयनाइजेशन करी तो आपको ये मिला। अब जहाँ पे मेटल है उसको X मान लो, और जो साइनाइड है उसके ऊपर ओवरऑल -1 का चार्ज है, ओवरऑल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर -3 का चार्ज है, तो -4 उधर जाएगा तो X की वैल्यू कितनी आएगी, +1 आएगी। तो इस तरीके से आप ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी निकाल सकते हो। ये ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह निकालना ज़रूरी होता है, रीज़न ये आपके IUPAC नॉमेनक्लेचर में भी काम आते हैं। लिगेंड्स आपके कॉम्प्लेक्सेस 2 तरीके के हो सकते हैं, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस होते हैं और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। जब हम बात करते हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस की, तो अगर सारे कॉम्प्लेक्स में सारे ही जो लिगेंड्स लगे हुए हैं वो सेम तरीके के हैं तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं। बट अगर लिगेंड्स जो हैं अलग अलग कैटेगरी के हैं, अलग अलग लिगेंड्स लगे, तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं। इसके बाद IUPAC नॉमेनक्लेचर का रूल आता है, तो यहाँ पे आपके रूल्स को आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, फॉलोइंग आर द रूल्स यूज फॉर नेमिंग द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। तो जो केटाइनिक पार्ट होता है, जैसे अगर हम बात करें AlCl3 की, तो पहले आप केटाइनिक पार्ट एल्यूमिनियम लिखते हैं और फिर क्लोराइड लिखते हैं, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड नाम आ जाता है। तो पहले केटाइनिक नेम को पहले लिखा जाता है और फिर एनाइनिक को बाद में लिखा जाता है। तो जो पॉजिटिव चार्ज वाली पॉइंट होता है उसको पहले लिखते हैं, उसके बाद फिर नेगेटिव चीज़ें लिखी जाती है। जो लिगेंड्स हैं उनको हम अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करते हैं। ठीक है, उसके बाद सेंट्रल मेटल आयन या एटम का नाम लिखते हैं और उसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वो आप देख सकते हैं। जो एनाइनिक लिगेंड्स हैं उनके नाम के बाद में O लगाते हैं, जैसे साइनाइड है या क्लोराइड है तो इसको एंड करने के लिए आप क्लोरिडो बोलते हैं। ठीक है, और जो नॉर्मल लिगेंड्स हैं, जो न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, उनका नाम, जैसे वाटर का एक्वा यूज़ करते हैं, अमीन्स आप NH3 के लिए यूज़ करते हो, CO के लिए कार्बोनिल यूज़ करते हो, NO के लिए नाइट्रोसिल यूज़ करते हो। ठीक है, तो ये आप एकदम पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से हम नेमिंग करते हैं। डाई ट्राई मोनो ये सब भी आप यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास इंडिविजुअल लिगेंड्स है, कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिगेंड्स है उस बेसिस पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एक बार इसको लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, उसके बाद हम आगे चलेंगे। इसका स्क्रीनशॉट्स भी आप ले सकते हैं। ठीक है,
चले आगे। जैसे यहाँ पे 2 Cl है तो इसका नाम लिखने के लिए डाइक्लोरिडो यूज करोगे, बट कई बार व्हाट हैपेंस इज कि लिगेंड्स के खुद के ही नाम में डाई ट्राई यूज होता है, तो उस केस में बिस ट्रिस वगैरह यूज करते हैं या टेट्राकिस वगैरह यूज करते हैं। जैसे इसके लिगेंड के नेम के अंदर ही ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है, तो ट्राई ऑलरेडी आ रहा है, तो इसको हम डाई अब यूज नहीं कर सकते, इसके लिए हम बोलेंगे दिस इज बिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, लेकिन यहाँ पे आप डाई वर्ड यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है और अल्फाबेटिकली लिखना है, जिसमें डाई और बिस वगैरह का अल्फाबेट नहीं आ रहा है, जो लिगेंड के अल्फाबेट्स हैं उनको लिखना है। तो इसका नाम हो जाएगा डाइक्लोरिडो। ठीक है, बिस, फिर ब्रैकेट ओपन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन लिगेंड का नाम है, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम निकल और फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं। तो ठीक है, इस तरीके से आप करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट को रोमन नंबर में लिखना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपके पास जो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या न्यूट्रल फॉर्म है, तो मेटल को एज नॉर्मल मेटल लिखते हैं। लेकिन यही कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो मेटल के नाम के बाद 8 जरूर लगा देते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, ध्यान से समझिए। अगर हम बात कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल कोबाल्ट Cl4 2- की, अब देखो ओवरऑल जो चार्ज है कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो टेट्राक्लोरिडो कोबाल्ट लिखते और जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट आता, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो दिस विल बी टेट्राक्लोरिडो कोबाल्ट 8 और फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ आ रही है बात? तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इसमें जो मेटल का नाम है कोबाल्ट नहीं जाएगा, उसके आगे ATE लगाना जरूरी है। ठीक है, लेकिन कुछ नेम्स लैटिन वर्ड्स भी होते हैं, जैसे आयरन जो है अगर नॉर्मल लिखा होता है मेटल जो कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज या न्यूट्रल चार्ज होता है तो उसमें तो आयरन लिख देते हैं, बट अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो आयरन जो अगर नेगेटिव कोऑर्डिनेशन आईडी का पार्ट है तो उसको फिर 8 से एंड करते हैं। ऐसे AU के लिए और 8 यूज करते हैं, AG के लिए अर्जेंट 8 यूज करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें याद रखनी है आपको। यहाँ पे आप कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम यहाँ पे कर सकते हैं। सो यहाँ पे बोला है विच इज़ द करेक्ट नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस, तो इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, पहली बात। अब यहाँ पे देखो अमीन A से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, Cl क्लोराइड Cl से स्टार्ट हो रहा है, दिस इज नाइट्राइट, नाइट्राइट N से स्टार्ट है। इसको अल्फाबेटिकली अरेंज करोगे तो AC और फिर N आएगा। कितने अमीन्स हैं? 2, तो डाई अमीन लिख सकते हैं। ठीक है, डाई अमीन लिख सकते हैं। कितने क्लोरीन है? 1, तो क्लोरिडो विद नो गैप। उसके बाद क्लोरिडो लिखने के बाद नाइट्राइट O लगाना जरूरी है। कितने हैं? 2 है, तो डाई नाइट्राइटो, ये तो लिगेंड हो गए। इसके बाद मेटल कौन सा? प्लैटिनम, नाइट्राइटो N कर देना क्योंकि नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग है। फिर लास्ट में प्लैटिनम आएगा और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप निकालोगे तो कितनी आएगी? 3 आएगी। अच्छा, NO2 एक ही है तो डाई नहीं आएगा, सॉरी, NO2 में इसका नाम क्या हो जाएगा? डाइअमीन न्यूट्रल लिगेंड है तो O लगाने की जरूरत नहीं है। क्लोराइड को क्लोरिडो कर देना, जो चार्ज लिगेंड्स होते हैं उसको N से O से एंड करना है। नाइट्राइटो कर देना, ठीक है, N यहाँ पे आएगा। इसके बाद प्लैटिनम, नॉर्मल प्लैटिनम लिखा जाएगा क्योंकि कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के ऊपर कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं है। और ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो कितने आएंगे? 2, एक क्लोरीन और एक NO2 की वजह से। तो आंसर क्या हो जाएगा? देखो प्लैटिनेट है, ATE तो आना ही नहीं चाहिए। ये प्लैटिनम, ये प्लैटिनम, ये प्लैटिनम, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ये भी नहीं आना चाहिए। सो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डाइअमीन क्लोरिडो नाइट्राइटो। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे डबल M है और सिंगल M है। तो अमीन जो NH3 है, आपको याद रखना है इसकी स्पेलिंग में क्या आता है? डबल M आता है। ठीक है, इसकी स्पेलिंग में डबल M आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन C। ठीक है, ऑप्शन C विल बी द आंसर। इसका करते हैं। सो वी हैव, आपका जो
केटाइन है वो आगे है, तो केटाइन कौन सा है, मर्करी, लिख दो, थोड़ा गैप दे देना, ठीक है। मर्करी की ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है, लिख लीजिए, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ पे टेट्रा थायोसाइनेटोएस, टेट्रा 4 है ना, थायो साइनाइटो किससे है, सल्फर से बॉन्डिंग है। अब देखो कोबाल्ट जो है उसकी कोऑर्डिनेशन इंटाइटी पे नेगेटिव चार्ज है, तो इसको कोबाल्ट 8 करके आप एंड करेंगे, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट की 3 आएगी, तो कोबाल्ट 8 3, दिस इज द आंसर। मर्करी 1, टेट्राथायोसाइनाइटो एस, एन वाले तो कैंसिल कर देना, कोबाल्ट 8 सही है, 8 सही है, कोबाल्ट नॉर्मल कोबाल्ट गलत है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 3 और यहाँ पे 2, तो 2 तो हो ही नहीं सकते, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कहीं पे भी फंसा सकता है। चलिए, इसके बाद आयुपाक नॉमेनक्लेचर के बाद आपका आइसोमेरिज्म का टॉपिक होता है। तो आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है, जिनके पास सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बट आपके वो डिफरेंट अरेंजमेंट्स दिखाते हैं, ठीक है, डिफरेंट तरीके की बॉन्डिंग वहाँ पे देखने को मिलती है। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमें 2 चीज़ें करनी होती है, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है और दूसरी क्या होती है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होती है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आप सिस एंड ट्रांस की बात करते हैं, ठीक है, साथ के साथ सिस एंड ट्रांस किसमें देखने को मिलता है, Ma2B4 टाइप के कॉम्प्लेक्सेस में देखने को मिलता है, या Ma2B2 टाइप के कॉम्प्लेक्सेस में आपको सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म देखने को मिलती है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होना चाहिए, उसके अंदर कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है। ये तो आपके 2 स्टीरियो आइसोमर्स हो गए। अच्छा, यहाँ पे फैक एंड मर आइसोमेरिज्म भी देखने को मिलता है। जो फैक एंड मर आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है वो Ma3B3 टाइप के कॉम्प्लेक्सेस में देखने को मिलता है। इसके बाद स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर आप लिंकेज आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, आयनाइजेशन और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म का। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में सेम तरीके की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, सेम तरीके की लिंकेज होती है, बट स्पेस में जो अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स है वो अलग तरीके की होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में डिफरेंट सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बट बॉन्डिंग अलग होती है। अगर हम बात करें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो पॉसिबल है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में पॉसिबल होता है, ठीक है। और यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, नॉट पॉसिबल, आप लिख लीजिए, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस 4 में भी अगर हम बात करें तो टेट्राहेड्रल में पॉसिबल नहीं होता है। वैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस में पॉसिबल होता है, एक तो आपके ऑक्टाहेड्रल या फिर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में पॉसिबल होता है। जैसे MX2L2 टाइप का कॉम्प्लेक्सेस है, अगर ये दोनों ही यूनिडेंटेड मान के चले तो ये आपका क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख लीजिए किस तरीके से बनेगा। MX2L2 X ऑपोजिट है, L और L भी ऑपोजिट है, ये ट्रांस कॉम्प्लेक्सेस है। या फिर आप बोल सकते हो इस तरीके से L L X और X, ये आपके सिस कॉम्प्लेक्सेस हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट MX2A4 टाइप में भी आपके सिस एंड ट्रांस पॉसिबल होते हैं। किस तरीके से, ध्यान से देखिए। सो वी हैव M X ट्रांसफॉर्म में, ये A, ये A, ये A और ये A, ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ठीक है, ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। सिस फॉर्म क्या हो जाएगा, ये सिस फॉर्म हो जाएगा, जहाँ पे X और X सेम साइड से अटैच्ड और ये ऑपोजिट साइड से अटैच्ड, ये ट्रांसफॉर्म, ये सिस फॉर्म। फैक एंड मर क्या होता है, फैक एंड मर Ma3X3 टाइप के कॉम्प्लेक्सेस में, Ma3B3 टाइप के कॉम्प्लेक्सेस में देखने को मिलता है। जहाँ पे फेस बन रहा है तो वो फेशियल है, ये फैक है। जहाँ पे फेस नहीं बन पा रहा है तो वो मेरिडोनियल है। ध्यान से देखो, यहाँ पे हर NO2 जो है 90 के एंगल पे है और इस तरीके से एक फेस बन रहा है, तो ये फैक आइसोमर है। यहाँ पे भी देखो ये फेस बन रहा है 90 के एंगल पे, ठीक है।
हाँ, मर में क्या होता है, एक लिगेंड आपस में 180 डिग्री पे होता है, जैसे ये दोनों लिगेंड्स आपस में 180 पे होता है और एक 90 की डिग्री पे होता है। तो यहाँ पे कोई भी फेस नहीं बन पा रहा है। फेस कैसे बनेगा, या तो इनका फेस बनेगा या फिर इनका फेस बनेगा, ये बता सकते हो ये फेस। बट सिंस यहाँ पे कोई ऐसा फेस बन नहीं पा रहा है तो ये मेरिडोनियल है। मेरिडोनियल में एक पेयर अमोनिया का या फिर एक पेयर ऑफ लिगेंड किस पे होता है, वन पेयर ऑफ लिगेंड is at 180 degree and rest at 90 degree. यहाँ पे all pairs, all similar pairs are at 90 degree to each other. समझ आ रही है बात, ठीक है, क्लियर हो गया, ओके। इसके बाद स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस करना होता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में बस आपको इतना ध्यान रखना है, वहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, वहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है, इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। इसका जो भी मिरर इमेज बनाओगे ये इसके ऊपर नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा। ये दोनों क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। ठीक है, और इन्हीं को क्या बोलते हैं, एनांशियोमर्स बोलते हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं, एनांशियोमर्स बोलते हैं। आई होप इट्स वेरी क्लियर, ठीक है। अब आप यहाँ पे भी देख सकते हो इसके अंदर कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ये बात याद रखना। ये जो सिस फॉर्म है इसके अंदर कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं, इसका जो मिरर इमेज है ये, तो जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती उसके मिरर इमेजेस नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं और वो एनांशियोमर्स बनाते हैं। लेकिन हाँ, यहीं पे इसका ट्रांसफॉर्म होता तो वहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री होती तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता। ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, क्लियर है। इसके बाद स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में सबसे पहले पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। सो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के लिए जो आपके पास केटाइनिक पार्ट है और एनायनिक पार्ट है वो दोनों ही क्या होने चाहिए, कॉम्प्लेक्सेस होने चाहिए। जो केटाइनिक और एनायनिक पार्ट है वो दोनों ही कॉम्प्लेक्सेस होने चाहिए। यहाँ पे मेटल्स का एक्सचेंज होता है, दिखने को आपको ऐसा लगेगा कि लिगेंड्स का एक्सचेंज हो रहा है, बट सॉरी, यहाँ पे अगर आप देखोगे, हाँ जी, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक्चुअली में लिगेंड्स का एक्सचेंज होता है, बट आपको दिखने में लगेगा कि मेटल्स का एक्सचेंज होता है। तो आपको सिंपल सी चीज़ कुछ भी नहीं करनी, सिंस पेपर पास है तो ज़्यादा डिटेल में मैं आपको नहीं बता रही। आपको कोबाल्ट को यहाँ फेंक देना है और क्रोमियम को यहाँ ले आना है। तो क्रोमियम अमोनिया 6 और ये कोबाल्ट अमोनिया 6, कोबाल्ट साइनाइड 6 बन जाता है। एक्चुअली में यहाँ पे लिगेंड्स का एक्सचेंज हो रहा है, बट दिखने में आपको मेटल का एक्सचेंज दिखता है। तो ये क्या है, ये दोनों सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, सेम तरीके की डिफरेंट बाइंडिंग है, तो ये दोनों आपस में कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो करते हैं। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म के एग्जांपल्स ये वाले हैं, क्योंकि जब आप इसको आयनाइज करोगे तो यहाँ पे Br माइनस एज अ फ्री आयन निकलेगा। यही सेम फॉर्मूला यहीं पे लिखा हुआ है, बट यहाँ पे Br अंदर और सल्फेट बाहर है। जब इसको आयनाइज करोगे तो सल्फेट आयन निकलेगा। तो ये क्या है, आपके आयनाइजेशन में डिफरेंस दिखा रहे, तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म की कैटेगरी में आता है। ये आपका सॉल्वेट आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल है, जहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल जो है काउंटर आयन को रिप्लेस कर देते हैं या काउंटर आयन अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे वाटर सारे 6 अंदर हैं, इस केस में वाटर 5 अंदर है और एक Cl अंदर है और एक वाटर बाहर है। तो स्पेसिफिकली जब वाटर इन्वॉल्व होता है तो वो सॉल्वेट आइसोमेरिज्म की कैटेगरी में आता है। इसके बाद लिमिटेशन थी वर्नर थ्योरी की। तो वर्नर थ्योरी ने कुछ ही एलिमेंट्स के बारे में बताया था कि कुछ ही एलिमेंट्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं। इनके जो बॉन्ड्स हैं वो डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ क्यों दिखाते हैं ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया था। उनके कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की जो मैग्नेटिक और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। इसके बाद इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आई, लिगेंड फील्ड थ्योरी आई और आपकी एमओटी थ्योरी भी आई। लिगेंड फील्ड थ्योरी और एमओटी हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें सिर्फ CFT तक चीज़ों को पढ़ना है। अब VBT थ्योरी आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती है जो वैलेंस ऑर्बिटल्स के साथ डील करती है।
ये हमें प्रॉपर शेप के बारे में बताती है, ये हमें थोड़ी सी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की इंफॉर्मेशन देती है, साथ के साथ वो हमें हाइब्रिडाइजेशन के बारे में भी बताती है। ये आप नोट कर सकते हैं, इसके बाद हम आगे चलने वाले हैं, इसको फटाफट से नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ओके, चले आगे यहाँ पे। तो यहाँ पे वीबीटी थ्योरी में आप देख सकते हो क्या बोला गया है। वीबीटी थ्योरी में ये बोला गया है कि आपके जो बेसिकली अगर हम बात करें ऑर्बिटल्स यूज होते हैं हाइब्रिडाइजेशन के केस में, वो कौन कौन से ऑर्बिटल्स यूज हो सकते हैं। सो दैट कैन बी n-1d ऑर्बिटल्स, दैट कैन बी ns ऑर्बिटल्स, या फिर np ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हो सकती है। ऐसे ही अगर हम बात करें तो ns, np और nd ऑर्बिटल्स भी आपस में मिक्स कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर से आपका कॉम्प्लेक्सेस बन सकते हैं। तो अगर 4 लिगेंड्स है तो कोऑर्डिनेशन जो हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो उसके अंदर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। लिगेंड अगर 4 है तो वो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन भी बना सकते हैं, और dsp2 हाइब्रिडाइजेशन अगर होती है मेटल की तो वो स्क्वायर प्लेनर शेप लेता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो टेट्राहेड्रल शेप लेगा, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो वो स्क्वायर प्लेनर शेप लेगा। अब sp3 में अगर आप बोलोगे तो कौन कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है, ns और np ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है। dsp2 में बात करेंगे तो n-1d ns और np ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे। sp3d आपकी हाइब्रिडाइजेशन होती है जब आपके पास 5 लिगेंड्स होते हैं, ठीक है, या 5 डोनर एटम्स होते हैं। अब sp3d हाइब्रिडाइजेशन पे जो शेप होती है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप होती है। इसके बाद 5 वाले तो हम ज़्यादा नहीं पढ़ते, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और ये वाले कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पढ़ते हैं। अब यहाँ पे 6 कोऑर्डिनेशन नंबर पे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन भी हो सकते हैं जहाँ पे ns, np और nd ऑर्बिटल्स का यूज़ करा गया है, और d2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी हो सकते हैं जहाँ पे n-1d ns और np ऑर्बिटल्स का यूज़ करा गया है। तो sp3d2 में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है और d2 sp3 में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कि कब कौन कैसे बना रहा है, ठीक है। ओके, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कोबाल्ट अमोनिया 6,3 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स में, तो यहाँ पे कोबाल्ट आपका सेंट्रल मेटल आयन एटम है, ठीक है, क्लियर है। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर एटॉमिक नंबर 27, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d7 रहती है, यही रहती है, ठीक है। इसके बाद 4p ऑर्बिटल्स भी होंगे और 4d ऑर्बिटल्स भी आपके प्रेजेंट होते हैं। लेकिन कोबाल्ट अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है तो वो 4s0 बन जाएगा और 3d6 बन जाएगा। अब 3d को आप पहले लिख लीजिए, 3d6 होगा। 4s में तो कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, 4p में भी नहीं है और 4d में भी नहीं है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब ये जो है वो फ्री आयन है, कोबाल्ट फ्री आयन है, लेकिन कोबाल्ट +3 इन प्रेजेंस ऑफ 6 अमोनिया लिगेंड्स, 6 अमोनिया लिगेंड्स की प्रेजेंस में अब ये जो अमोनिया है एक स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड का काम करेगा, और स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड का मतलब है ये पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करवाएगा। क्या करवाएगा? इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवाएगा। तो कोबाल्ट के अंदर जो 3d6 है, अब d ऑर्बिटल्स में 5 डिब्बे होते हैं, आप जानते ही हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इस टाइम पे। तो 5 डिब्बे होते हैं इस तरीके से, है ना। 6 इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करके डालेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये तो है आपका 3d ऑर्बिटल, ऐसे ही 4s और 4p ऑर्बिटल भी होगा। तो यहाँ पे 4s में 1 डिब्बा होता है और 4p में 3 डिब्बे होते हैं। अब नेक्स्ट आपके पास 6 अमोनियाज है ना, तो 6 अमोनियाज अपने इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ डोनेट करेगा? एक पेयर ऑफ अमोनिया यहाँ पे, दूसरा पेयर ऑफ अमोनिया यहाँ पे, 3rd 4th 5th और 6th अमोनिया यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और ये पहले d2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन लाएंगे। तो 3d के ऑर्बिटल्स जब यूज होंगे तो d2 फिर एक s और फिर 3, d2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे। d2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है जो आपकी शेप होगी वो ऑक्टाहेड्रल होगी। कोबाल्ट 6 अमोनिया के साथ इस तरीके से जुड़ जाएंगे, ये आपकी शेप हो जाएगी। रही बात आपकी मैग्नेटिक फील्ड की, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कोबाल्ट के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स इस कॉम्प्लेक्स के अंदर थे, वो सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है ये जो कॉम्प्लेक्स होगा इसका नेचर क्या होगा? डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है, डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होगा।
और D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। सो यहाँ पे इनर 3D ऑर्बिटल यूज हुआ है, तो इसे बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। IOC का मतलब होता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ऐसे ही आप कोबाल्ट F6 3- में देख सकते हो। कोबाल्ट F6 3- में अगर आप देखो तो अगेन कोबाल्ट है 27 एटॉमिक नंबर है। 27 एटॉमिक नंबर का मतलब है 4s2 3d7। ठीक है, सही बात है। कोबाल्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3, फिर से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे 4s से पहले निकलते हैं, फिर 3d से निकलता है, तो 3d6, 4s0, 4p0 और 4d0 हो जाता है। ठीक है, अब 3d6 में देखो, ये फ्री आयन की अगर हम बात करते हैं, फ्री आयन है, यहाँ पे 3d6 की बात कर रहे हो तो ये 3d6 हो जाएगा, मतलब ये 5 डिब्बे हो जाएंगे। 4s में तो 1 डिब्बा होता है, 4p में 3 डिब्बे होते हैं और 4d में 5 डिब्बे इस तरीके से होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो 6 इलेक्ट्रॉन्स है ये तो फ्री आयंस के हैं, लेकिन कोबाल्ट +3 इन प्रेजेंस ऑफ 6f- आयन, ये एक वीक फ्री लिगेंड है। वीक फ्री लिगेंड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। कोबाल्ट के जो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं होगी। ठीक है, तो ध्यान से देखो यहाँ पे अगर हम बात करें 6 इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरते हैं कोबाल्ट के, ऐसे भरोगे। कैसे भरोगे? ऐसे भरोगे, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब नेक्स्ट जो वेकेंट ऑर्बिटल्स है वहां पे 6f- डोनेट करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन। ये पहला f- इलेक्ट्रॉन डोनेट करा, ये दूसरा, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। रिमेंबर ये 4s है, ये 4p है, ये 4d है और ये 3d था। तो अब जो हाइब्रिडाइजेशन बन के आएगी दैट विल बी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो 6f ने इस तरीके से डोनेट करा, जो हाइब्रिडाइजेशन बन के आएगी दैट विल बी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। आ रही है बात समझ में? और अगर आपसे पूछ ले मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का क्या वैल्यू रहेगी, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कोबाल्ट के पास 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल्स टू रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2, दैट इज इक्वल्स टू 4 इंटू 6 विच इज इक्वल्स टू रूट 24 बोर मैग्नेटॉन, जो कि वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 4.8 के आसपास आएगी। तो इस तरीके से आप मैग्नेटिक मोमेंट और हाइब्रिडाइजेशन की भी बात कर सकते हैं। यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d2 आएगा और शेप अगेन ऑक्टाहेड्रल ही रहेगी। क्लियर हो गया? और यहाँ पे जब आपके पास पेयरिंग नहीं होती तो हम बोलते हैं ये क्या बनाएंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे। ये क्या बनाते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। और जहाँ पे पेयरिंग हो जाती है तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को क्या बोलते हैं, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस हैं, क्योंकि इनमें मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू नहीं आई है। तो ये आपके लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गए और वो आपके हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गए। आ रही है बात समझ में? ठीक है, चलिए इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे निकल Cl4 2- का एग्जाम्पल देखते हैं। सो यहाँ पे अगर आप निकल की बात करते हैं, निकल का एटॉमिक नंबर 28 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन विल बी 4s2 3d8। 4s2 3d8 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन रहती है। ठीक है, इसके बाद 4p भी होंगे लेकिन उसमें 0 इलेक्ट्रॉन्स, और 4d भी होंगे, इसके अंदर भी 0 इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप देखो यहाँ पे निकल के पास ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, +2। तो 2 इलेक्ट्रॉन जो आप निकालोगे 4s से निकालोगे तो ये 3d8 हो जाएगा, 4s 0 हो जाएगा, 4p भी 0 हो जाएगा और 4d भी 0 है। ये तो किसकी बात कर रहे हैं, फ्री आयन की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप 3d8 में देखो तो 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरोगे, पेयरिंग करके भरते तो भी इसी तरीके से भरा जाता, अनपेयर करके भरोगे तो भी इसी तरीके से भरा जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आप नॉर्मल भरते तो इस तरीके से भरते। ठीक है, ये तो 3d के इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 4s ऑर्बिटल्स कौन सा हो जाएगा, ये 4s ऑर्बिटल 1। 4p में अगर हम बात करोगे तो ये 3 डिब्बे हो जाएंगे। 4d की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारे पास 4 Cl- है। अब ये जो 4 Cl- है, यहाँ पे जो Cl- है ये किसका काम करता है, इस केस में Cl- एक वीक फ्री लिगेंड का काम करता है। और वीक फ्री लिगेंड का मतलब है यहाँ पे कोई भी पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगी,
तो इस तरीके से आपने विदाउट पेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स को भर दिए। अब जो 4 Cl माइनस है अपने इलेक्ट्रॉन्स कहाँ डोनेट करेगा, एक Cl माइनस, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे थर्ड और यहाँ पे फोर्थ Cl माइनस अपने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को इस तरीके से डोनेट करेंगे और हाइब्रिडाइजेशन उसकी क्या रहेगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहेगी। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहेगी। और अगर आपको याद है जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो हमारे पास जो शेप बन के आती है वो टेट्राहेड्रल शेप बन के आती है। तो यहाँ पे जो Cl माइनस होंगे अपने आप को टेट्राहेड्रली ही अरेंज करेंगे इस तरीके से। तो ये आपका निकल Cl4 होल ट्वाइस माइनस इस तरीके से ये आपका फॉर्मूला बन के आता है, ये आपका फॉर्मूला बन के आता है। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, कोई आपसे पूछ ले टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैग्नेटिक मोमेंट न्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, न्यू का फॉर्मूला हो जाएगा रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2, मतलब रूट ऑफ 4 इंटू 2 इज रूट 8, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2.8 या 2.9 बोर मैग्नेटॉन की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी ऐसे निकाल सकते हैं। आप एक और कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं, यहाँ पे निकल साइनाइड 4 2 माइनस कॉम्प्लेक्स एक बार फटाफट से हम यहाँ पे कर लेते हैं डिस्कस, क्योंकि ये भी आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है तो इम्पोर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे भी सेम चीज़ है कि निकल का ऑक्सीडेशन, निकल एटॉमिक नंबर 28, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d8 रहती है, 4p0 4d0। निकल इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 4s0 हो जाएगा और 3d8 हो जाएगा और 4s0 और 4p0 रहता है। अब यहाँ पे जो साइनाइड आयन है इसके साथ एक स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड का काम कर रहा है। स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड का मतलब इसके अंदर पेयरिंग करवाने की हिम्मत है, तो यहाँ पे पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो ध्यान से देखो D8 को किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवाएंगे। 8 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 4s में एक इलेक्ट्रॉन और 4p में भी, सॉरी 4s में और 4p में 0 इलेक्ट्रॉन्स। आपके पास 4 साइनाइड माइनस है, एक साइनाइड यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, फोर्थ यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन अब बन के आई, ये 3d के ऑर्बिटल एक यूज़ हुआ, एक s और एक 2p के यूज़ हुए, तो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे बन के आती है। और ये जो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ से आपको स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे क्या बनता है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। सो यहाँ पे जो निकल है उसके साथ 4 साइनाइड इस तरीके से जाके जुड़ जाते हैं और यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। अगर आपसे पूछ ले व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ निकल साइनाइड कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे साइनाइड ने सारे ही निकल के इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करवा दिया तो 0 मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। निकल साइनाइड फॉर मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। सो मैग्नेटिक मोमेंट किसकी वजह से होता है, मैग्नेटिक मोमेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। किसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, मेटल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आपके मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला बन के आता है। और मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन, रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन, ये आपका फॉर्मूला आता है मैग्नेटिक मोमेंट का। ठीक है, ओके। अच्छा, लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी क्या थी, तो इसमें बहुत सारे अजम्पशंस इन्वॉल्व थे। इन्होंने कई बार कई बार स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड माना, कई बार वीक फील्ड लिगेंड माना, अपने आप से ही माना। कोई क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन नहीं दी थी मैग्नेटिक मोमेंट के डाटा का। कलर्ड क्यों एग्जिस्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में, उसके बारे में भी नहीं बताया था। थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात नहीं करी थी। आपके टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर एग्जैक्ट कब बनेंगे ये भी इसने बात नहीं करी थी। और वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं करा था। इसके बाद इसको इम्प्रूव करने के लिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आई थी जिसमें स्प्लिटिंग डायग्राम बताया था। तो ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डायग्राम आपको पता होने चाहिए। आपके पास 5 तरीके के डी ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, और अलग अलग नेचर के होते हैं। ये हम हमेशा जब हम डी सबशेल्स की बात करते हैं तो इसके अंदर 5 डी ऑर्बिटल्स बनाते हैं, है ना, इस तरीके से 5 डिब्बे बनाते हैं। एक होता है डी एक्स वाई, एक होता है डी वाई एक्स, सॉरी वाई जेड, और एक होता है डी जेड एक्स। तो ये 3 ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, दीज आर बिटवीन द एक्सिस ऑर्बिटल,
ये ऑर्बिटल्स बिटवीन द एक्सिस पे लाई करते हैं। उसके बाद एक ऑर्बिटल होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और जो दूसरा ऑर्बिटल होता है दैट इज डी जेड स्क्वायर। तो ये ऑन द एक्सिस ऑर्बिटल्स होंगे, ऑन द एक्सिस वाले ऑर्बिटल्स होंगे। तो यहाँ पे इनको जब भी हम लिखेंगे तो इन तीनों ऑर्बिटल्स को इकट्ठा लिखेंगे और दूसरे वाले को, इनको हम इस तरीके से इकट्ठा लिखेंगे। तो डी ऑर्बिटल्स जो है, जब भी आपके पास लिगेंड्स अप्रोच करेंगे, जब भी आपके पास लिगेंड्स अप्रोच करेंगे, या तो ये तीन ऑर्बिटल्स नीचे गिरेंगे और ये दो ऑर्बिटल्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर वाले ऊपर जाएंगे, या फिर क्या होगा, ये तीन नीचे गिरेंगे, मतलब डी एक्स वाई, डी वाई एक्स वाई जेड और डी जेड एक्स नीचे गिरेंगे। या तो इस तरीके से स्प्लिटिंग होगी, या फिर उल्टा होगा, या फिर क्या होने वाला है, या फिर ये होने वाला है कि यहाँ पे दो ऑर्बिटल्स नीचे आएंगे, कौन से वाले, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर वाले नीचे आएंगे और तीन ऊपर जाएंगे। तो डी एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स ऊपर जाएंगे। तो इस तरीके से स्प्लिटिंग होती है। बस आपको ये याद रखना है, दीज आर योर डी ऑर्बिटल्स। ये आपके दोनों स्प्लिटिंग है। जब नीचे जाते हैं तो यहाँ पे डेल्टा नॉट लगाते हैं। ये एनर्जी 0 है तो ये नीचे जाएगा, ये 2/5 से गिरेगा और ये 3/5 से राइज करेगा। 3/5 और डेल्टा नॉट, तो 3/5 माइनस ऑफ माइनस 2/5 मेक्स इट डेल्टा नॉट। ये आपकी कब देखी जाती है, ये ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में देखा जाता है। जब भी ऑक्टाहेड्रल शेप बनते हैं तो इस तरीके से डी ऑर्बिटल स्प्लिट करते हैं। जब भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा तो इस तरीके से स्प्लिटिंग होती है। ये वाली 0 लाइन होती है, ये वाली 0 लाइन होती है, नीचे गिरेगा तो अब ये 3/5 ऑफ डेल्टा टी से गिरता है और राइज करेगा तो ये 2/5 ऑफ डेल्टा टी से करता है। तो ये भी आपका पूरा डेल्टा टी हो जाएगा। तो ये डेल्टा टी है, ये डेल्टा नॉट है। और एक चीज़ याद रखना, डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 4/9 ऑफ डेल्टा नॉट, मतलब डेल्टा टी की जो वैल्यू होती है वो ऑक्टाहेड्रल से बहुत कम होती है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। आपको डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग करनी है तो 3 को नीचे गिरना है और 2 को ऊपर रखना है, तो वो ऑक्टाहेड्रल के केस में होगा, और बिल्कुल ऑपोजिट टेट्राहेड्रल के केस में होगा। तो स्प्लिटिंग डायग्राम्स आपको याद होने चाहिए। जो 3 ऑर्बिटल्स हैं वो ये वाले इन बिटवीन ऑर्बिटल्स होता है और ये ऑन द एक्सिस ऑर्बिटल्स बोले जाते हैं। ये आपकी ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग है। आप देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल फ्री मेटल है, तो इनकी 5 डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी ये वाली है। फिर लिगेंड्स एक स्फेरिकल फील्ड बनाते हैं तो इनकी एनर्जी राइज कर जाती है, और फाइनली जब वो ऑक्टाहेड्रल शेप लेते हैं तो ऑक्टाहेड्रल की शेप में 3 ऑर्बिटल्स नीचे करते हैं। ये नीचे जो 3 ऑर्बिटल्स गिरे हैं वो कौन कौन से, डी एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। इनको बोलते हैं T2G ऑर्बिटल। बीच वाला वेरी सेंटर होता है, 2/5 डेल्टा नॉट से गिरेंगे और 3/5 से राइज करेंगे। जो राइज करने वाले ऑर्बिटल्स हैं वो EZ ऑर्बिटल्स बोले जाते हैं। इनको डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या फिर डी जेड स्क्वायर भी बोलते हैं। ये स्प्लिटिंग डायग्राम हो गया, ठीक है। इसके बाद दिस इज योर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो बताते हैं कि स्प्लिटिंग किस तरीके से हुई है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हेल्प्स इन टू फाइंड आउट कि कौन आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम कर रहा है और कौन वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कोबाल्ट अमोनिया 6 3- की, अगर हम 3+ की बात करे थे इस केस में, और यहाँ पे कोबाल्ट F6 3- की बात करे थे, तो यहाँ पे F ने, अगर आपको याद है, तो वीक फील्ड लिगेंड का काम कर रहा था और ये अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम कर रहा था। सो दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और फ्लोराइड कहाँ पे है, फ्लोराइड यहाँ पे, जो एक वीक फील्ड लिगेंड का काम करता है। तो ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है जो डिसाइड करती है कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और कौन वीक फील्ड लिगेंड का काम करती है। इसके बाद आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भरने होते हैं, जो किस पे डिपेंड करता है, आपके डेल्टा नॉट और पेयरिंग एनर्जी पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग डायग्राम की, तो आपने ऑलरेडी देख लिया है कि पहले तो फ्री आयन होता है, पहले फ्री मेटल होता है इस तरीके से, फिर स्फेरिकल फील्ड में ये 5 डी ऑर्बिटल्स राइज करते हैं इस तरीके से, और जब फाइनली स्ट्रक्चर बनता है तो ये तो चलो बेरी सेंटर है, 0 हो गया। ये 2/5 से नीचे गिरते हैं 3 ऑक्टाहेड्रल, जब स्प्लिटिंग होती है फाइनली मेटल लिगेंड 6 ऑक्टाहेड्रल शेप में आता है, तो 3 नीचे गिरेंगे और 2 ऊपर राइज करेंगे। अगर 2 ऊपर राइज करें तो नीचे जो एनर्जी गिरी है वो 2/5, इन टोटल 5 है, तो 2/5 डेल्टा नॉट से गिरता है, और ऊपर
3/5 डेल्टा नॉट से राइज कर जाते हैं। अब कई बार क्या होता है, जैसे पहला इलेक्ट्रॉन भरते हो तो पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ भरोगे, इसमें भरोगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन भरोगे तो इसमें भरोगे, तीसरा भरोगे तो इसमें भरोगे। अब दो चॉइसेस होते हैं, फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर सकते हो, फिफ्थ यहाँ पे भर सकते हो, सिक्स यहाँ पे, फिर 7th, 8th, 9th एंड 10th। इस तरीके से आपने इलेक्ट्रॉन्स के नंबर लिखे हैं मैंने। आ रही है बात समझ में, इलेक्ट्रॉन्स के क्या है, नंबर्स लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे 1 और 4, मतलब 4 ऊपर नहीं गया, पहले 1 2 3 बना और 4, यहाँ पे क्या हुआ, पेयरिंग हुआ। तो पेयरिंग पहले हुआ है, इसके लिए भी एनर्जी लगती है, इसे बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। ये पेयरिंग तब होती है जब ये जो डेल्टा नॉट वैल्यू है, अगर डेल्टा नॉट वैल्यू पेयरिंग से ज़्यादा है तो पेयरिंग होगी। और ऐसे लिगेंड्स में हम ऐसे लिगेंड्स को क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड। जहाँ पे पेयरिंग की एनर्जी ज़्यादा है, समझने की कोशिश करना, जहाँ पे डेल्टा नॉट की वैल्यू ज़्यादा है तो वहाँ पे पेयरिंग होगी, और जहाँ पे पेयरिंग होगी तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड। अब देखो और कैसे भर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ये जो स्प्लिटिंग हुई है इसी तरीके से, मान लें बेरी सेंटर है, दिस इज योर बेरी सेंटर, ये ऊपर है इस तरीके से और ये नीचे है, ठीक है। अब आपने जो पहला इलेक्ट्रॉन भरा यहाँ पे भरा, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऊपर भर दिया, तो इस केस में पेयरिंग नहीं हुई है। अच्छा, ये पेयरिंग क्यों नहीं हुई होगी, ये पेयरिंग इसलिए नहीं हुई होगी क्योंकि इस केस में पेयरिंग की एनर्जी डेल्टा नॉट से ज़्यादा है। तो जब ये आपकी एनर्जी कम होती है तो पेयरिंग नहीं होती, और पेयरिंग नहीं होती तो वीक फील्ड लिगेंड बोला जाता है। और ऐसे को हम बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा आता है तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस है, जहाँ पे पेयरिंग हो गई, मतलब फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नीचे भरा गया, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम होता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ये स्प्लिटिंग ज़्यादा कर देता है तो नीचे ही इलेक्ट्रॉन जाता है, और ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जो बनते हैं ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। तो पेयरिंग होगी या नहीं होगी वो मेटल के चार्ज और लिगेंड के नेचर पे डिपेंड करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, और ये टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग डायग्राम है। टेट्राहेड्रल में नीचे 2 गिरते हैं और ऊपर 3 जाते हैं, जो नीचे 2 गिरे हैं उसको ई बोलते हैं और ऊपर जाएंगे तो T2 बोलते हैं। ये स्प्लिटिंग डायग्राम्स पता होना चाहिए। इसके बाद जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं यूजुअली कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, क्योंकि हम क्या बोलते हैं वहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होता है, उसकी वजह से कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। और स्प्लिटिंग पे भी डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा गैप होगा, देखो डी ट्रांजिशन का मतलब है जैसे हमने ये स्प्लिटिंग करी थी ना इस तरीके से, तो ये डेल्टा नॉट वैल्यू है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इस तरीके से, सपोज करो D4 सिस्टम ले लेते हैं, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप करता है, तो इसे बोलते हैं डी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इसे क्या बोलते हैं, डी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस बोलते हैं। इन डी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की वजह से ही आपका कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। क्या बनते हैं, कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। आ रही है बात समझ में, डी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, कलर्ड बनते हैं, ठीक है। अब ये जो स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी तो ज़्यादा एनर्जी, अगर डेल्टा नॉट ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा एनर्जी की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू hc/λ। तो कम वेवलेंथ की जो लाइट है उसको एब्जॉर्ब करके उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर रिप्रेजेंट करेगा। सो डी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की वजह से यहाँ पे डिफरेंट कलर के कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। इसके बाद इसका कुछ एप्लीकेशन पार्ट भी है, जैसे रूबी जो कलर है, रूबी जो स्टोन पहनते हैं वो रेड कलर का होता है। वैसे तो उसके अंदर एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रेजेंट होता है, बट वहाँ पे क्रोमियम +3 भी प्रेजेंट होता है, और इसमें क्रोमियम +3 में डी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से रेड कलर का बन जाता है। ऐसे जो एमराल्ड ग्रीन कलर होता है वो भी वहाँ पे डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या ट्रांजिशंस होती है। इसके बाद एक और टॉपिक है छोटा सा, विच इज़ मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग। तो मेटल जब भी कार्बोनिल लिगेंड से बाइंड करता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि वहाँ पे एक कंसेप्ट लगता है सिनर्जिक बॉन्डिंग या बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट लगता है। तो बैक बॉन्डिंग क्या होती है, देखो मेटल के पास d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। अब कार्बोनिल अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, इन d ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है जब इनके पास और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो उनके बीच में रिपल्शन होगा। तो मेटल जब कार्बोनिल ने इसको डोनेट करा इलेक्ट्रॉन, तो उसकी वजह से क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास बढ़ गए।
अब उसको न्यूट्रलाइज करना चाहेगा तो मेटल भी वापस से इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बोनिल को डोनेट कर सकता है। तो ये जो बॉन्डिंग हुई है, मेटल टू कार्बोनिल सिग्मा बॉन्ड है, सॉरी कार्बोनिल टू मेटल सिग्मा बॉन्ड है, फिर मेटल भी कार्बोनिल को इलेक्ट्रॉन पेयर अपना डोनेट कर सकता है। ये बैक बॉन्डिंग बोली जाती है और इसी बैक बॉन्डिंग को सिनर्जिक बॉन्ड बोलते हैं और सिनर्जिक बॉन्ड की वजह से मल्टीपल बॉन्डिंग बनती है और मल्टीपल बॉन्डिंग जब भी बनती है तो आपको पता है वो स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पूरा ये फिनिश हो गया है। आई होप इट्स वेरी क्लियर। फटाफट से क्वेश्चन आप लगा सकते हो, इसमें से आपको बताना है किसमें जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर आप फर्स्ट वाला देखते हो तो कोबाल्ट की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आती है, सेकेंड वाला देखोगे तो यहाँ पे भी कोबाल्ट की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, है ना, कोबाल्ट की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। लेकिन कार्बोनिल जो है न्यूट्रल लिगेंड है तो निकल की 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, इस केस में प्लैटिनम की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस आर पॉजिटिव काउंटर आयन? तो पॉजिटिव काउंटर आयन होने के लिए पूरे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज होना, इसका जो काउंटर आयन होगा वो नेगेटिव होगा, है ना, इसका भी काउंटर आयन नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव काउंटर आयन चाहिए तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, इसका आंसर डी हो जाएगा। सो यहाँ पे हमने वन शॉट रिविजन कर ली है, जितना थियोरेटिकल पोर्शन था हमने कर लिया है। अब आप क्या करेंगे, कोई भी रेफरेंस बुक उठाएंगे, होमवर्क क्या है, कोई भी रेफरेंस बुक उठाएंगे, उस रेफरेंस बुक से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे। एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, एग्जाम्पलर क्वेश्चंस, सब कुछ आप सॉल्यूशन के साथ देख के कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास आपकी कब होने वाली है? कल होने वाली है 10 AM से लेकर 11:30 तक। मैं आपको यहाँ पे एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या करवाने वाली हूँ, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का चैप्टर के क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ। तो ये चैप्टर हम करेंगे 10 से 11:30 के बीच में, उसके बाद 11:30 to 1 और 1:30 तक आपकी यक्षु मैम क्लास लेंगे जिसमें अमीन्स का रिविजन हो रहा होगा। ठीक है, तो आप इसे देख सकते हैं। हम आपसे कब मिलेंगे? कल मिलेंगे विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सब कुछ करेंगे। आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का रिविजन हो गया होगा। अभी हमें सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो आगे आने वाली क्लासेस में हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे इन मैराथन्स। ठीक है, टिल देन थैंक यू सो मच एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।